चलिए कहाँ तक हो गया था? 15 नंबर तक ले हो गया था। हम लोग जो है ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है 1 से 2 दिन में। पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया है। और इसमें जो पॉलिटी का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, तो ये अलग कड़ी अभी चल रहा है सब्जेक्टिव का। हालांकि कमे कमे डोज हो रहा है, फिर बाद में अधिक अधिक हो जाएगा। और ये तो हम लोग का जो है लोगो है इंस्टीट्यूट का, जो है हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है उसका है। हालांकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ तक 10 और सभी हो गया है। एकल संक्रमणीय प्रणाली, हावी जावी, ये सब हो गया। 15 तक हो गया, 16 से देखना है। देखिएगा, ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है कि देखिए ये पूछा हुआ, ये सभी प्रश्न है बिहार बोर्ड 12th क्वेश्चन बैंक जो होता है, जो हर साल एथी होता है, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव टाइप का है। ऑब्जेक्टिव तो सभी सर लोग कराते हैं, बहुत सारा लोग कराया हुआ है, अच्छा बात है। ऑब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं होता है, सभी किसी का एक ही आंसर है कैसे के। लेकिन सब्जेक्टिव को कैसे लिखा जाए, मेंस राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है ये आगे चल के, उसके लिए यह तैयारी कराया जा रहा है। और 12th में 40 से 60 शब्दों में है, लेकिन हम जो बताते हैं आपको 500 शब्द भी लिख सकते हैं, और 2 शब्द भी लिख सकते हैं, 1 शब्द में भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बृहत स्तर पे जाइए। 15 × 2 यानी हर क्वेश्चन का 2 नंबर का होता है। 30 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 गो अनिवार्य रहता है, लेकिन हम इसमें सभी बताएंगे कैसे कि आपको सीखना है। चलिए, तो हम लोग को जो है 16 नंबर देखना है। देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? देखिए, सदन जो है 3 गो खंड में बांटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो है राष्ट्रपति एक अलग होते हैं। हालांकि देखो, तो ये जो है इसमें मतलब उच्च सदन, निम्न सदन, ऐसे करके जो होता है। तो देखो, सदन का मतलब है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी भंग नहीं होता है। ध्यान तो समझो, राज्यसभा को अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, सदन क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से समझो। देखिए, लोकसभा जो है, लोकसभा का चुनाव जो है हर 5 साल पे होता है। और लोकसभा भंग हो जाता है, यानी लोकसभा टूट जाता है, फिर चुनाव होके फिर अब से गठित होगा। जबकि जो राज्यसभा होता है, वह राज्यसभा कभी नहीं टूटता है। क्योंकि इसका देखो, लोकसभा में जैसे संसद चुना जाता है, चुना, तो वो 5 साल के लिए होगा, लेकिन 5 साल के बाद फिर उसको सभी निरस्त हो जाएगा। और वो सब अब से चुनाव जीतेगा, चुनाव जीत के जाएगा, तो फिर वो अपना मालिक बनेगा, जो भी है बनेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा जो है यह कभी भंग नहीं होगा। इसका प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है। और 1/1 ये मतलब जो है 2/3, 1/3 का प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है। ध्यान से समझो कि राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, नहीं होता है, बस नहीं होता है। एक के लाइन काफी है इसमें। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। इसके जो है निर्वाचित सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य जो है, यह 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कौ वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और प्रत्येक 2 साल पे जो है, प्रत्येक के 2 साल पे जो है, साल पे 1/3, 1/3 सदस्य का जो है, सदस्य का जो है चुनाव होगा, चुनाव होगा, बस। इसको जो है ध्यान से समझो, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी सदन कहा जाता है राज्यसभा को। देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका निर्वाचित सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए होता है, जो इसमें चुना जाएगा वह 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और ये प्रत्येक 2 साल पे जो है इसमें इसका चुनाव होता है। इसका लोकसभा का 5 साल पे, लेकिन इसका चुनाव प्रत्येक 2 साल पे। और 2 साल पे होगा तो पूरा किसी का चुनाव नहीं होगा, इसमें से 1/3, अर्थात कहने का अर्थ है 3 गो में से एगो को बेदखल कर दिया जाएगा कि आपका टाइम पूरा हो गया, फिर उसके जगह पे नए आ जाएंगे। यही चलता रहेगा, 2 गो पहिल के रहेगा, 2 गो पहले, 2/3 पहिल का रहता है, और 1/3 नया सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 साल पे होता है। ये समझ आ गया? इतना नहीं समझा तो 1 सेकंड में समझ लो कि राज्यसभा को अस्थाई सदन
क्यों कहा जाता है? तो कहना क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, बस आंसर हो गया। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। इसमें चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति का मतलब 6 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का पुनः चुनाव किया जाता है, परंतु 2/3 सदस्य पहले से ही रहता है, कार्यरत रहता है। बस हो गया। अरे समझा कि नहीं समझा? ऐसे समझदारों की मतलब माना जाता है कि इसमें जो है इधर उधर वाला व्यक्ति नहीं आता है, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति इसमें चुना जाता है। लोकसभा में तो कौनो वोट देता है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा दिमाग लगा के दिया जाता है, बहुत उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। चलो ये हो गया ना। चलो अब जो है हम लोग आगे फिर इसमें बढ़ रहे हैं। चलो, ये का है इसे हो गया? हो गया ना? ठीक है, ठीक है। 17 नंबर, न्यायिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? न्यायिक, न्यायिक, न्यायपालिका लिखा है ना? न्यायपालिका लिखा की स्व- स्वतंत्रता व ससुर का है यहाँ धल रहा है। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होता है कि न्यायिक क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका का अहक्षेप, अहक्षेप यानी हस्तक्षेप पे नहीं करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाता है। न्यायपालिका मतलब होता है जो कोर्ट होता है, जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब होता है। तो ध्यान से समझो कि यह अपने आप में स्वतंत्र है। लोग नहीं कहता है कि स्वतंत्र कोई जज चाहिए, तो स्वतंत्र का एक ही मात्र जज है, वह है जज का, दूसरा कोई नहीं। काहे से कि जज साहब को इतना पावर है ना कि इतने समझ लो कि तुम सब कहता है एसपी का ही पावर है, डीएम का ही पावर है, लेकिन एक बात याद रखना, जज के सामने एसपी डीएम तो डीएम हुए, मतलब ये मुख्यमंत्री लोग भी जल्दी नहीं बोल पाते हैं, खड़ा करा देगा सीधे। ना समझा? वो लोग जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो लोग किसी का नहीं सुनता है। कोर्ट में एक बार चले जाओगे तो कितना तुम बड़का हो ना, एक बार में सीधा कर देगा। तो इसीलिए उस लोग को स्वतंत्र दिया गया। उसमें बहुत सारा नियम होता है, जिससे उसको मन नहीं करेगा आज फैसला सुनाने का, नहीं सुनाएगा, कल सुनाएगा। सरकार उस पर दबाव भी नहीं बना सकती है। डीएम एसपी कलेक्टर ये सब कुछ भी नहीं कह सकता है कि सर आज फैसला काहे नहीं सुनाए। आप कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और उसके परिवार वालों की सुरक्षा जो है ना, बहुत डेंजरस तरीका से किया जाता है। उसका एगो छोटा सा बच्चा है, उसको भी आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि वह न्यायपालिका के अंदर आता है ना। तो इसीलिए जो होता है न्यायपालिका का पावर जो है, देखो जब इसका पावर जानेगा जज का ना, तो तुम कहेगा हम जजे बनेंगे, अच्छा रहेगा ना, ऐसा रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा भास्ट पावर है। इतने समझ लो कि एसपी डीएम जो है ना, वो चपरासी से भी बदतर हालत में उसके सामने पेश होता है। एसपीडीएम चपरासी से भी बदतर हालत में कभी डांट लगा देगा किसी मुद्दा पे, ये नहीं समझेगा कि तुम डीएम हो तो हम डरा जाए, ऐसा नहीं है। तो उन लोग का पावर बहुत भास्ट होता है। इसलिए पूछता है न्यायपालिका ये क्यों होता है, क्योंकि संविधान में उसको स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका, न्यायपालिका पर ना कार्यपालिका का दबाव होता है न विधायिका का, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र कहा जाता है। बस आंसर हो गया, इस बातें बातें में आंसर हो गया। न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों कहा जाता है? तो कहिएगा कि न्यायपालिका पर ना विधायिका और ना कार्यपालिका का दबाव है, वह मतलब स्वतंत्र है, अलग है। यानी लिखिएगा इसमें कि विधायिका, विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका का का अहक्षेप, अहस्त हस्तक्षेप, अहक्षेप, न्यायपालिका और विधायिका का कथी? अहक्षेप पे अहक्षेप है।
इसीलिए जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है। बस हो गया, याद रख लो, इतना ही समझ लो कि विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका का अहक्षेप है, विधायी न्यायिका और कार्यपालिका का अहक्षेप है। ऐसे इसको मिटा दो यहाँ से, बस याद रखना। देखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, तो कहिएगा कि विधायिका एवं कार्यपालिका का अहक्षेप नीति जो है, नीति है चाहे अहक्षेप है, इसीलिए न्यायपालिका कथी है, स्वतंत्र है। इसमें यह सरकार के दबाव में नहीं आता। इस पर जो है, इस पर जो है सरकार का दबाव नहीं होता, दबाव दबाव नहीं होता, नहीं होता। अब सोच लो, जैसे सोच लो कि मान लो कि नरेंद्र मोदी, छोड़ो ना, ये नीतीश कुमार तो अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, खिलौना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। नीतीश कुमार कथी है, खिलौना है, किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी इसको मान लो, एथी को, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी पूरा मिल के राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर जो कानून पास कराता है ना, मतलब कानून पास कराएंगे, उस कानून को रद्द करने में उसको चंद सेकंड लगता है। एक बार कह देगा रद्द, तो फिर अब से आपको जो है बहुत सारा काम उलझन बढ़ जाता है, बहुत सारा प्रक्रिया बढ़ जाता है। फिर अब से उसको वोटिंग करना होगा, लागू करना होगा, नियम बदलना होगा, संशोधन करना होगा, मतलब बहुत सारा प्रक्रिया बढ़ जाता है। अब सोच के समझो कि जो प्रधानमंत्री देश का है, उसको जो है इतना ना फंदा में फंसा देगा, मत पूछो, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा पावर है। तो इसीलिए कहा जाता है जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, और एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। अब कहिएगा संविधान को संशोधन किया जा सकता है, तो भैया कर सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो जो फैसला देगा वो अडिग होगा, समझे ना। तो उसमें बहुत सारा प्रक्रिया बढ़ जाता है, बहुत हार्डली उसमें नियम है। चलो ये समझ आ गया होगा न्यायपालिका को, तुम सब जज बनना ना। अब सोच लो, ये नीतीश कुमार जी है ना, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, ये कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आई एक बार वही लंग से जो उच्च न्यायालय होता है ना, थी राज्य का कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय होता है, तो ऊंचे न्यायालय इनको खूब बढ़िया से सीधा कर देगा। कोई नियम लाया, एगो नियम लाया था लोग कि स्कूल में जो है, कोई भी देखो, अरे समझो ना, एक बार जो है, एक बार नियम लाया था लोग बिहार में, शिक्षा विभाग वाले, कि बिहार में कोई भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट जो है 10 बजे से लेके 4 बजे तक नहीं चलेगा। एक के बार इतना ना गस के धास दिया ना भीतर ले, फिर दोबारा नहीं बोला नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पार्टी लोग। कोर्ट ने कहा आप ही कैसे कह सकते हैं, ये तो उसकी स्वतंत्रता है, बिजनेस व्यापार आदमी जय बजे मन करता है बजे, आप कैसे कह सकते हैं। एक के बार में सीधा हो गया सब, फिर दोबारा नहीं कहता है कि चलेगा चाहे नहीं चलेगा, सब खत्म। आई नियम बना दिया था, सभी कोचिंग वालों को पुलिस का ऑर्डर दे दिया था कि जाओ चेक करो कौन कौन चला रहा है, कौन कौन किस तरह। ऐसा बात थोड़े है भैया। न्यायपालिका नहीं रहता ना, न्यायपालिका, तो इस ससुरा हम लोग को जो है, ये नेता लोग जो है, खाने पीने पर भी आफत कर देता, इस सफा राजतंत्र बना देता। इस समझो संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा, और स्वतंत्र का देन है कि आज कोई भी नेता जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। न तो इस ससुरा मौलिक अधिकार को भी खा जाता लोग। मौलिक अधिकार जो है ना, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, छुआछूत के विरोध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, इस सभी को खा जाता, एक के बार में चबा जाता। हाँ। ना समझा, तो ये सब बहुत डेंजरस है। हाँ, ये जो है, एथी किए है कि नहीं, कॉपी, कॉपी हो गया। चलो, न्यायपालिका है तभी हम लोग ठीक है, न्यायपालिका नहीं रहता तो इस ससुरा से कुछ भी कर लेता। राजतंत्र, हाँ। नागरिकता से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा, नागरिकता का मतलब होता है संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा किसी राष्ट्र, मतलब जो है देश को, देश के व्यक्ति को जो है सभी सुविधाओं देना, यानी संविधान की सभी सुविधाओं देना, मौलिक अधिकार सहित, यह नागरिकता है। यानी एक्सेप्ट कर लेना कि हमारे देश का निवासी, यही तो नागरिकता है। मतलब ध्यान से समझो, नहीं समझता है अभी समझो। और नहीं, 18 नंबर देखो, देखो, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, नागरिकता, नागरिकता, हाँ देखो, नागरिकता का मतलब क्या है,
देश का निवासी होना, किसी भी देश का निवासी होना उसका नागरिकता कहलाता है। और नागरिकता कई प्रकार से लिया जाता है, जैसे आपका यहाँ पे जन्म होगा तब आपका जो है यहाँ का नागरिकता मिलेगा। अब ऐसा बात नहीं है कि कोई रूस वाला, चाइनीज वाला आए, कोई महिला आए और उसका डिलीवरी यहाँ इशू हो जाए तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाए, ऐसा बात नहीं। आप वहां से लोड किए, आप वहीं पे जाइए, आपका नागरिकता वहीं पे होगा। इंडिया में नागरिकता लेने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, ऐसा बात नहीं है कि खाली कुछ भी हो गया। अब ऐसा बोलो, ऐसा रहेगा तो कोई कहीं जाके कहीं कहीं का नागरिकता बना लेगा। प्रोसेस होता है उसका 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो इसको दो तरीका से लागू किया जाता है। एक तो जैसे जो हम लोग का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है वंशानुगत, तो हम लोग एकदम नागरिकता है, भारत के नागरिक है। कैसे कि हम लोग बाबा दादा परबाबा छरदादा लकड़दादा सब यहीं पे थे, तो हम लोग भारत के नागरिक हुए। लेकिन कोई दूसरा देश वाला आया कहे जे ना हमरा हो जाए नागरिकता, तो ऐसा बात नहीं है। उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होगा। सरकार नागरिकता दे सकती है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि तुम चाहेगा जे जिस तरह कुछ भी कर लेता है इस तरह नॉर्मल में नहीं मिलता है, नॉर्मल में नहीं मिलेगा, उसका बहुत प्रोसेस होता है। नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ है कि राष्ट्र का निवासी होना, निवासी निवासी राष्ट्र का संवैधानिक तरीके से निवासी होना। देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे कि नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र का, राष्ट्र या देश भी लिख सकते हैं, हाँ, देश का निवासी होना। और यह जो है देश का निवासी होना, इस पर संविधान के सभी सुविधाएं लागू किया। इस पर जो है संविधानिक के संवैधानिक लिखे, संवैधानिक के सभी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार अधिकार प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ध्यान से समझो, एक बार और सुनो। देखो नागरिकता क्या है, तो लिखना किसी भी देश का राष्ट्र का निवासी होना उसकी नागरिकता होता है। और नागरिकता होने पर व्यक्ति को सारी संवैधानिक सुविधाएं उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। यदि हम देश के नागरिक हो गए तो हमको बहुत सारा अधिकार मिल गया। तुम सोचता है कि बस नागरिक हो गया ना, बहुत सारा हमको भी घूमने आने जाने खाने पीने मौलिक अधिकार, सभी समानता का अधिकार, मतलब बहुत सारा अधिकार हमको मिल गया। कोई भी रोजगार होगा तो हम भी फार्म भर सकते हैं। हम भी, अब नेपाल वाला का हम भी इंडिया में आकर फार्म भर के नौकरी ले लेते हैं, ऐसा संभव नहीं है। आपको यहाँ का नागरिकता चाहिए ना, समझा? तो नागरिकता होना चाहिए। और नागरिकता होने से तुम कहीं भी देश में जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब सारा सुविधा मिल जाता है। तो इसीलिए पूछेगा नागरिकता क्या है, तो किसी भी देश का निवासी संवैधानिक तरीके से घोषित हो जाना कथे नागरिकता का। संवैधानिक तरीके से किसी देश का निवासी हो जाना नागरिकता है। और नागरिकता से व्यक्ति को सभी मतलब मौलिक अधिकार के सुविधाएं प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ संवैधानिक के सभी मामला उस पर लागू हो जाता है। मतलब संवैधानिक तरीके से आपको सभी व्यक्ति को जितना अधिकार है आपको भी अधिकार हो जाएगा। संविधान की सभी मौलिक अधिकार आपको मिलेगा ना। चलो 19, चलो हाँ, चलो संघ सूची राज सूची जो है, ध्यान से समझो। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और एक और होता है अवशिष्ट सूची। सूची 4 प्रकार का होता है, देखो ना तुम। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और एक और होगा अवशिष्ट सूची ना। कौन सी है ऐसे देगा? अरे भोजपुरी में समझो। आ मुख्य रूप से 3 गो है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो मामला है जो अभी नहीं आया है। देखो 1947 में कौन जानता था कि इंस्टाग्राम आएगा? कौन जानता था? लेकिन आया कि नहीं बाद में? गूगल आया कि नहीं? एंड्रॉयड आया कि नहीं? तो इस सब पर जो है अवशिष्ट सूची है, इस सब को बाद में मतलब एथी किया जाता है। चलो देखिएगा, संघ सूची, हाँ, एवं राज्य राज्य सूची। संघ सूची एवं राज्य सूची, ध्यान से समझो। संघ सूची का मतलब है, कै नंबर है? 19 नंबर। आ हाँ, देखो संघ सूची का मतलब है
देखो जो भारत में जो है ना प्रशासनिक क्या हला करता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है विषयों का बंटवारा हो गया, यानी कार्य क्षेत्र का बंटवारा जो है, इसी को संघ सूची राज्य सूची कहा जाता है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब होता है। जैसे देखो अब मान लो भारत देश है, इसमें बोलो बिहार है कि नहीं है, इंडिया है कि, इंडिया के प्रधानमंत्री भी है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री। अब प्रधानमंत्री जी बिहार में आया कहे जो सब कोई क्या करो, दारू पियो, आज हम आए हैं। कौन कहता है कि दारू बंद है, पियो हम आ गए हैं? तब बोलो ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? नीतीश कुमार का हमारा बिहार है, तुमको नहीं आने देंगे, तुम अपना जाओ, तुम देश का प्रधानमंत्री देश में, तो ये फिर लड़ाई हो जाएगा कि ना, घस के मारा मारी हो। अब नीतीश जी कहेंगे दारू बंद है, नरेंद्र मोदी आए तो कहे दारू स्टार्ट है, हम लोग चारू ओर चलाते हैं, यहाँ भी चलेगा, तो आपस में लड़ जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए जो है संविधान निर्माता लोग क्या किए हैं कि इसको कई भागों में बांट दिए कि नहीं इस विषय तुम्हारे अंडर में है, पावर का बंटवारा, इसको सूची कहा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पावर का बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार कौन कौन से काम में फैसला, जैसे विदेश, रेल, परिवहन, याव संबंधी विमान, रक्षा संबंधी विभाग, ये सब संघ सूची में आता है। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, वो जो कहेगा सो ही होगा। जैसे देखो अभी तुम जैसे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे जब जाता है, तो अब बॉर्डर पे जो भी व्यक्ति खटेगा वो सब किसका आदेश मानता है? सरकार का, केंद्र सरकार का। राज्य सरकार वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बॉर्डर बॉर्डर वाला इलाका में राज्य सरकार भी पुलिस रखता है, लेकिन बिहार पुलिस रखेगा, बिहार पुलिस रखता है, तो इनका अलग विभाग है। तो ये राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इनका भी जिम्मेदारी वो भी रखेगा, तो केंद्र वाला अलग, तो रक्षा विभाग के लिए रखता है। कौन सी के लिए? रक्षा। ये भी तो रक्षे के लिए रखा है, लेकिन ये अंदर रखता है, सीमा उमा के अंदर ये नहीं भेजता है। चलो तो देखिए, लिखिएगा कि संघ सूची और राज्य सूची, तो लिखिएगा कि तो, हाँ लिखिएगा कि संघ संघ सूची जो है, संघ सूची जो है केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार जो है, सरकार सरकार रखती है। मतलब इस संघ सूची किसका है कि इस पर लगभग कई विषय है, 100 विषय है, कई विषय है, लगभग 100 विषय है। और राज्य सूची, राज्य राज्य सूची राज्य सरकार रखता है, राज्य सरकार सरकार, चाहे ऐसे लिखो ना, रखती है तो मतलब नहीं समझ आएगा। हाँ, राज्य सरकार, राज्य सरकार के पास होता है, कुछ भी कहो ये तो समझता है, पास होता है। इस पर लगभग जो है 61 विषय, 61 है विषय है, विषय है। इसमें देखिए, इसमें लोक सेवा लिख लेना, लोक के सेवा, रोजगार, कृषि, कृषि, रोजगार। देखो कुछ ऐसा सूची है जो दोनों में लागू होता है, रोजगार, रोजगार। आई देखिएगा इसमें जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा रेल, रक्षा, परिवहन, परिवहन, ईटीसी, ईटीसी, इसमें भी ईटीसी लिख लेना, ईटीसी। चलो, अरे यार बीच में क्या हला करता है? ये देखो संघ सूची और राज्य सूची क्या है, तो लिखना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों को बंटवारा को दो भागों में बांटा जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शक्तियों के बीच का बंटवारा दो भागों में बांटा गया है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। बस हो गया। राज्य सरकार के मतलब राज्य सूची में जो है 61 विषय, माने 61 गो विषय, 61 गो विषय पे जो है नीतीश कुमार जी जो है फैसला ले सकते हैं। और राज्य सरकार के पास, लेकिन केंद्र सरकार के पास कई गो विषय है, 100 गो विषय पर उनको फैसला लेना है। तो या कुछ ऐसा भी समवर्ती सूची भी आता है, तो समवर्ती सूची का मतलब होता है ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकता है, परंतु केंद्र यदि आ जाए तो राज्य सरकार पीछा हट जाएगा। ना समझा? केंद्र यदि आ जाए तो राज्य सरकार को पीछा हटना होगा। हाँ, समवर्ती सूची में कई गो विषय है, समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती
सूची में कई गो विषय है? 52 विषय, 52 विषय। तो इस समवर्ती सूची में 52 गो विषय है, तो इसमें जो है 52 गो विषय पर ये भी फैसला ले सकते हैं, वो भी फैसला। जैसे देखो रोजगार है, तो रोजगार पे देखो केंद्र सरकार भी बहाली निकालती है, राज्य सरकार। तो इस कौन सूची के अंदर आया? समवर्ती। दोनों आदमी काम करे, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है हम बहाली करेंगे, हम पैसा देंगे, हम खटाएंगे अलग। ये कह रहा है हम बहाली करेंगे, हम अपना खटाएंगे, हम अपना पैसा देंगे ना। तो इस समवर्ती सूची में हो गया। दोनों में हेरफेर जब होने लगता है, टसल हो जाए, तो किसका बात रहता है? केंद्र सरकार का। संघ सूची, हाँ न समझा? चलो, और कुछ कुछ नया विषय आएगा तो वो भी केंद्र सरकार ही करती है। भाषा नीति क्या है? ध्यान तो समझो, भाषा नीति क्या है? अच्छा चलो रहने दो, हटाओ हटाओ। आ जाए। चलो, अब जो है भाषा नीति क्या है? भाषा के प्रति नियम बनाना भाषा नीति कहलाता है। भाषा नीति लिखिएगा, भाषा के लिए, भाषा के प्रति, भाषा के प्रति नियम, नियम बनाना, बनाना भाषा नीति है। यह जो है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, सरकार जो है और संवैधानिक दर्जा, भाषा संवैधानिक, केंद्र सरकार भाषा को, ध्यान से समझो। देखो भाषा नीति क्या है, तो भाषा के प्रति नियम बनाना भाषा नीति कहलाता है। और केंद्र सरकार जो है भाषा को संवैधानिक भाषा भी घोषित कर सकता है। संवैधानिक भाषा का मतलब ध्यान से समझो, मतलब संविधान के अनुसार भाषा मतलब माना जाएगा, जैसे आए, हाँ संविधान द्वारा मान्यता दिया जाएगा। अब जैसे देखो भाषा नीति क्यों जरूरी है? मान के चलो कोई आईएएस आईपीएस पढ़ लिख के बन गया है, तो आईएएस आईपीएस बन गया, तुम जाओ उससे भोजपुरी में बात करो, उर्दू बतियाने लगो, तेलुगु बतियाने लगो, या कहीं विदेशी भाषा बतियाने लगो, अब मतलब दूसरा दूसरा विदेशी भाषा बात करने लगो। हाँ, अब स्पेनिश बतियाओ, तो ई कहेगा, तुम कहेगा नहीं समझो, हम बोल रहे हैं तू समझो, तो वो कहेगा हमको समझ नहीं आता। तो कोई एक पैमाना होना ना चाहिए कि भाषा को तालमेल बैठाए। तो इसीलिए जो सरकार जो है केंद्र सरकार यह भाषा नीति बनाती है कि कौना क्षेत्र में कौन भाषा बोला जाएगा। जैसे अब तुम जाओ एथी में, कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ, भोजपुरी में लागो हल्ला करने, तो इससे थोड़े होगा। यह है कि ना आपको ये भाषा में बात करना है, ये भाषा में बात करना होगा। अब ऑफिस में जाओ, किसी सरकारी ऑफिस में मारामारी करने लगो भोजपुरी में बोल के, नहीं, जो है ऑफिशियल भाषा हिंदी है, ऑफिस में आपको हिंदी बोलना होगा, इंग्लिश बोलिए, ऐसे चलेगा। अब कोई मतलब देहाती वाती भाषा बोलिएगा तो मान्यता नहीं होगा। इस समझ आ गया? चलो रहने देते हैं।